अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अकबर अली आराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3A नर्सिंग लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूं BS नर्सिंग सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि इन लोगों का जो है मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। तो कुछ यहाँ पर मैं MCQs है सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इस पेपर को सॉल्व करने से पहले आप अपने पास जो है पेंसिल पेन आप रखिए, और साथ में जो मैं गाइडलाइन देता जा रहा हूँ वो भी आप देखते जाइएगा, और इंशाल्लाह ताला आपका पेपर इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि 1/8 इन परसेंट विल बी रिटन एज। अब ये आपको मैंने जब टीचिंग की थी तो मैंने समझाया था आप लोगों को कि इसमें जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसका जो आंसर है 12.5 बनता है, ठीक है। इन 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारा कन्वर्ट होकर 12.5 आंसर आएगा। इसी तरीके से सेकंड जो MCQs है इसमें मिक्स फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, ये सवाल किया गया है। तो इसका हमारा आंसर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके जी, इसके बाद है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1000 ग्राम दिया हुआ है, 2.2 पाउंड्स दिया हुआ है और 1000 मिलीग्राम दिया हुआ है। तो 1000 मिलीग्राम तो नहीं होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम और 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हुआ करेक्ट वो हो गया डी, यानी कि बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि अनदर नेम फॉर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्वेश्चन का दूसरा नाम होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशो 1:3 इज अनदर एक्सप्रेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑल एक्सेप्ट 1। अब अगर आपको जब रेशो पढ़ाया था उसके दौरान एक्सप्लेनेशन दी थी, तो आपको अगर वो मालूम है तो आपको याद होगा कि 1:3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। सिमिलरली इसका मतलब 0.33 भी है, क्योंकि अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आंसर आएगा, और इसको जो है हम 33% भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा जो आंसर है वो है 1/3, यानी 1/3 नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है 369 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए में आपको 0.0369 दिया हुआ है, इस तरह से बी में 0.369 दिया है और 3.69, और इसके बाद डी में 36.9। तो इसमें जो रूल आपने पढ़ा था उसके मुताबिक ये जितने ज़ीरो लगे हुए हैं हम क्या करते हैं, जो 9 से हम शिफ्ट करेंगे, डेसिमल 9 के बाद है यहाँ पर, तो ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि डिवाइड करते हुए लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होता है डेसिमल। तो हम जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा बी ऑप्शन जो है आंसर बन जाता है, क्योंकि ये डेसिमल 9 के बजाय आ जाएगा 3 से पहले। इसके बाद ड्रॉप पर मिलीलीटर इज कॉल्ड, ड्रॉप पर मिलीलीटर को क्या कहते हैं, यानी कि 1 मिलीलीटर में कितने ड्रॉप्स आते हैं, तो इसका आंसर है ड्रॉप फैक्टर। नंबर 8, द टर्म दैट इज रिटन बिलो द फ्रैक्शन बार इज, फ्रैक्शन बार के नीचे जो टर्म लिखी जाती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ आप ये भी कर लिया करें कि चलिए ये सवाल आपके आ गया है, लेकिन अगर ये सवाल इस तरह से होता कि द टर्म अबव द फ्रैक्शन बार, तो डेफिनेटली उसका आंसर आपका न्यूमरेटर होता है, ठीक है। 1 फुट इज इक्वल टू, तो इसमें 12 मिलीमीटर लिखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और 12 इंचेस लिखा हुआ है, 12 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है 12 इंचेस। ये आपको अगर कन्वर्जन आपने याद नहीं की है कन्वर्जन फैक्टर, तो आप ये कभी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 10 है 3.25 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया है ऊपर जिसमें डिनोमिनेटर में 1000 दिया हुआ था, तो अब यहाँ पर 3.25 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको ये रूल बताया हुआ है कि जितने ज़ीरो हैं उतना ही डेसिमल जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो 3 और उसके बाद हम 0 का इजाफा करेंगे और फिर हम डेसिमल लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो बी हो जाता है।
तो ये रूल मैंने आपको बताया था कि 300 से या 1000 से या 10,000 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो जो ऊपर जहाँ पे भी डेसिमल होता है वो डेसिमल उतना ही, जितने जीरो होते हैं उतना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद है ऑल आर ऑपरेशनल सैम्बल एक्सेप्ट वन। अब यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन सैम्बल की डेफिनेशन नहीं आती तो कभी भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे एमसीक्यूज का जवाब नहीं दे सकते। तो आपको मालूम है कि ये प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो सैम्बल्स होते हैं इनको हम ऑपरेशनल सैम्बल कहते हैं। तो यहाँ पर एक सी में जो दिया गया ऑप्शन ये इक्वल टू है, तो ये ऑप्शन सैम्बल नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। विच इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब इसमें हमें वैल्यूज दी हुई है 0.08 दी हुई है, 0.80 दी हुई है, 0.0081 दी हुई है और डी में 0.81 दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 0.81, क्योंकि 0.81 का मतलब है 81 पैसे। अगर रुपये पैसे की हम बात करें तो इसमें जो है अगर ऊपर हम आ जाएं बी में तो इससे छोटी वैल्यू ये बनती है 0.8 यानी कि 80 पैसे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास हो रही है 0.81 जो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाएगी। अब इसमें अगर कोई अपोजिट वैल्यू आपसे पूछ ले, अपोजिट पूछ ले कि भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इसमें हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि वो पैसों से भी कहीं नीचे की वैल्यू बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, मैथमेटिकल नोटेशंस इंक्लूड रिलेटिवली सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सच एज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन बिलोंग्स टू। अब यानी ये 0 1 2 3 दिया हुआ, ये किससे ताल्लुक रखता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, तो इसका ताल्लुक होता है बी नंबर्स से, क्योंकि ये नंबर्स हैं। ए अगर की बात करेंगे तो ए जो रिलेशनल सैम्पल का मतलब होता है कि ग्रेटर देन लेस देन होना चाहिए। वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल में एक्स वाई जेड आएगा, अगर एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि ये वेरिएबल है, ठीक है। और ऑपरेटर सैम्पल का अभी क्वेश्चन आपने किया है कि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के अगर सैम्पल हों तो फिर वो ऑपरेटर सैम्पल कहलाते हैं। तो इस तरह से ये चूँकि 1 2 3 दिया हुआ था यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर है नंबर्स। तो इस तरीके से एक अगर एमसीक्यूज है तो इसके साथ के अदर जो है आप देख लीजिएगा, हर जो ऑप्शन है उसका जवाब आप तलाश कीजिएगा। अब देखें, अभी मैंने बात की थी आपसे ऊपर क्वेश्चन में कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनेगी 0.0081। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में 0.19 इंटू 1000, अब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम इस तरह से किसी नंबर को, तो उसमें जो डेसिमल होता है वो डेसिमल चला जाता है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और इतने डिजिट बाद शिफ्ट होता है जितने के ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, तो 2 वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं 1 और 9। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो और आगे बढ़ाकर इसको ले जाएंगे, तो यानी कि डेसिमल इसके बाद आएगा, तो जो कि लिखा नहीं जाता आखिर में डेसिमल, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। इसके बाद द सैम्बल लेस देन सैम्बल, ये जो आपको सैम्बल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है इज़ लेस देन। और इसके लिए मैंने आसान पहचान ये बताई थी कि ये दाल सीधा होता है, दाल उल्टा कर लें अगर, या जो है लेग्स जिस तरफ हो जाएंगी, यानी ओपन लेग्स जिस तरफ होंगी वो ग्रेटर वैल्यू होगी, लेकिन ये सैम्बल जो है वो लेस देन का सैम्बल है। इसके बाद 17 है मैथमेटिकल नोटेशन इंक्लूड रिलेटिवली सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सच एज एक्स वाई जेड। अब चूंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो इसका आंसर हमारा है सी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है आपको। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 है 1.75 × 100 इज इक्वल टू। तो अब चूंकि यहाँ पे पहले भी इस तरह का सवाल आया है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में हमेशा डेसिमल जो शिफ्ट होता है राइट साइड की तरफ। तो जब ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो ये 75 2 डिजिट हैं इसके बाद आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 175 यानी कि डी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर 0.6, उसके बाद 0.60, फिर उसके बाद है 0.600। ये जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके समझा रहा था इसका, तो उस वक्त मैंने आपको क्लियर कट बताई थी कि डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन ज़ीरो है वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पे 6 है, अब ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, इसके बाद अगर ज़ीरो लगाएं, 1 ज़ीरो लगाएं, 2 ज़ीरो लगाएं, 10 ज़ीरो लगाएं, तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आता। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेम वैल्यू, यानी कि ये तीनों की तीनों सेम वैल्यू, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इंस्टॉलिंग आई ड्रॉप्स OS मीन्स। अब ये जब मैं आप लोगों को एब्रीविएशन पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि OS का मतलब होता है लेफ्ट आई। तो अब इससे आप याद कर लें कि राइट आई के लिए क्या था,
याद आया आपको? ओके, ओ डी हम इस्तेमाल करते हैं राइट आई के लिए। अब बोथ आइज के लिए क्या होता है? यस, बोथ आइज के लिए होता है ओ यू। ठीक है, उम्मीद है याद आ गया होगा आपको लेक्चर मेरा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है ओ एस के लिए। ये ओवरियस किसका एब्रीविएशन है? जब हम ड्रॉप्स डालते हैं आई में तो ये लेफ्ट आई के लिए इस्तेमाल होता है। नॉक्ट इज यूज्ड फॉर गिविंग मेडिसिन। अब इसमें जो है नॉट ओरली लिखा हुआ है, एट बेड टाइम लिखा हुआ है, बिलो द टंग लिखा हुआ है, इन द नोज लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है एट बेड टाइम। और इसका दूसरा जो एब्रीविएशन है एट बेड टाइम के लिए, वो उम्मीद याद आ गया होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है एच एस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 22, 0.7, 0.07 एंड 0.007 हैज़। अब ये पूछ रहे हैं कि ये सेम वैल्यू है, ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आल मोर देन 1 है या आल मोर देन 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिफरेंट वैल्यूज़। क्योंकि जब मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर डेसिमल के बाद नन ज़ीरो वैल्यू के दरमियान अगर ज़ीरोज़ का इजाफा करें तो ये तमाम वैल्यूज़ डिफरेंट होती चली जाएंगी। इससे पहले जो सवाल था उसमें डेसिमल के बाद नन ज़ीरो वैल्यू थी, यानी कि 6 थी ऊपर, उसके बाद ज़ीरो का इजाफा हो रहा था, तो इसमें फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर डेसिमल और नन ज़ीरो वैल्यू के दरमियान अगर ज़ीरो का इजाफा करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। उम्मीद है लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया था वो याद आ गया होगा। इसके बाद एब्रीविएशन फॉर बिफोर मील इज़। अब बिफोर मील के लिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो बच्चे आमतौर पे लफ्ज़ों पे गौर करते हैं तो वो बी को करेक्ट ऑप्शन करेंगे, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, बिफोर मील के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ए सी, एंटीसीबम, जो मैंने आपको पढ़ाया था। और एंटीसीबम का मतलब होता है बिफोर मील। अब याद आ गया होगा कि पीसी किस चीज़ के लिए है। ठीक है, और नॉक्ड अभी हमने ऊपर किया है, तो ये ऑप्शन नहीं थे हमारे, ऐसे हमारा ऑप्शन था। व्हेन एब्रीविएशन फॉर व्हेन नेसेसरी इज़। व्हेन नेसेसरी के लिए जो है वो क्या करेक्ट आंसर है इसमें? तो इसमें एच एस दिया हुआ है, पी आर एन दिया हुआ है, एस ओस दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, क्योंकि पी आर एन जो निकला है प्रोरिनेट से, इसका मतलब भी होता है एज पर नीड या व्हेन नेसेसरी, और एस ओ एस का मतलब भी एज पर नीड या व्हेन नेसेसरी होता है। इसके बाद है क्यू आई डी मैचेज विद। क्यू आई डी इनमें से किस से मैच करता है? तो 4 टाइम्स अ डे, 6 आवर्ली और 6 टाइम्स अ डे, और बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि क्यू आई डी का मतलब है कि दिन में हमें 4 मरतबा वो मेडिसिन देनी है। तो 4 मरतबा के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टाइम्स अ डे, लेकिन 6 आवर्ली का मतलब भी ये है कि हम मेडिसिन 4 मरतबा ही देंगे, क्योंकि 6 घंटे बाद देंगे तो 24 घंटे में हम 4 मरतबा दे सकेंगे, लेकिन 6 घंटे बाद। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्यू एट एच मैचेस विद। तो इसमें है 3 टाइम्स इन अ डे, बी 8 टाइम्स इन अ डे, और आफ्टर ईच 8 आवर्स। तो हमारा इसका आंसर जो है हमारा हो गया ए एंड सी। 3 टाइम्स इन अ डे का मतलब ये हो गया कि हम 8-8 घंटे बाद देंगे तो 3 मरतबा दवा देंगे, और इसी तरीके से मेडिसिन कोई भी देंगे, और आफ्टर ईच 8 आवर्स भी जो है इससे मैच करता है, क्योंकि क्यू यहाँ पर जो लफ्ज़ होता है उसका मतलब होता है एवरी। ठीक है, और 8 एच है आवर्स के लिए, लेकिन 8 टाइम्स इन अ डे नहीं होगा, क्योंकि 8 टाइम्स इन अ डे का मतलब है कि वो आंसर बनेगा Q3H का। हर 3 घंटे बाद हम देंगे दवा तो फिर 8 टाइम बनेगी। तो क्योंकि यहाँ पे Q8H लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिन में 3 मरतबा देंगे या हर 8 घंटे बाद देंगे। हर 8 घंटे बाद देंगे तो वो 3 मरतबा ही हो जाएगी 24 घंटे में। ओके जी, इसके बाद है एंगल फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज़। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए एंगल क्या होता है? तो ये क्लियरली आप सबको लोगों को मालूम है कि 90 डिग्री पर हम लगाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एंगल फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर इंसुलिन इज़। अब इसका आंसर जब मैंने टेस्ट लिया था तो आप लोगों ने अक्सर गलत किया था, इसको 45 डिग्री एंगल किया था, लेकिन इसका आंसर है 90 डिग्री, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए इंसुलिन सिरिंज आती है उसकी निडल होती इतनी बड़ी है कि वो हमारे सबक्यूटेनियस एरिया में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 90 डिग्री है, ना कि 45 डिग्री।
जो आप लोगों ने पेपर में किया था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 29, डोज ऑर्डर्ड जो है टैबलेट पेनाडोल इज 250 मिलीग्राम, पीओ अवेलेबल इज टैबलेट पेनाडोल 500 मिलीग्राम टैबलेट, हाउ मेनी टैबलेट विल बी गिवन। तो यहाँ पर सवाल हमारा बहुत सिंपल सा है, ये कि 250 मिलीग्राम की टैबलेट एडवाइस की है, लेकिन हमारे पास 500 वाली है। अगर 250 वाली होती तो हम पूरी 1 टैबलेट दे देते, लेकिन यहाँ के चूँकि 500 मिलीग्राम की है तो इसमें मतलब हम हाफ टैबलेट देंगे। लेकिन यहाँ पर आंसर में देखें 0.5 टैबलेट भी लिखा हुआ है और बी ऑप्शन में 1/2 टैबलेट भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको जो फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसमें रूल ये था कि फ्रैक्शन के अंदर ही हमें जवाब लिखना है, तो हम इसमें 1/2 टैबलेट हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ, लेकिन अगर बात होती लिक्विड की, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम 0.5 कह सकते थे। उसके बाद चेंज 4 आउंस इनटू मिलीलीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर ज़रूर मालूम होना चाहिए कि 1 आउंस में कितने मिलीलीटर होते हैं। जब आपको ये मालूम है कि कितने मिलीलीटर होते हैं, उम्मीद याद आ गया होगा। जी हाँ, इसमें 1 आउंस में 30 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 आउंस में कितना होगा। तो ये चीज़ भी आपको मैंने नोट लिखवाया था कि अगर लार्जर यूनिट को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूंकि आउंस लार्जर यूनिट है, मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है दरमियान में वो 30 है। 30 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 120। ओके जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑर्डर इज टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट 400 मिलीग्राम IV, अवेलेबल इज 1000 मिलीग्राम पर 10 ml, व्हाट विल बी द डोसेज। अब देखिए यहाँ पर जो वैसे तो मैंने आपको फार्मूला समझाया था कि ऑन हैंड डोज इज इक्वल टू ड्रग ऑर्डर, ये वाला फार्मूला समझाया था। इसके अलावा हमने डोज अवेलेबल और वॉल्यूम वगैरह का फार्मूला भी मैंने आपको समझाया था। वो आप इस सवाल को जब आप सॉल्व करें तो उस फार्मूले से हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जो करेक्ट आंसर है वो देखना है कि 400 mg के लिए हमें कितना ml भरना होगा। तो ये देखें यहाँ पे क्लियर कट है कि 1000 मिलीग्राम जो आता है 10 ml में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 100 मिलीग्राम हो गया 1 ml में। तो चूंकि हमें सवाल दिया है कि 400 मिलीग्राम देना है, तो हमें 4 ml हम भरेंगे, तो ये हो जाएगा 400 मिलीग्राम। तो इस तरह करेक्ट आंसर हमारा हो गया 4 मिलीलीटर। और इसको आप जो मैंने फार्मूला आपको सिखाया था उससे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसके बाद है सम ऑफ 0.5 एंड 0.25 इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 0.75, क्योंकि हम इसको वर्टिकल अंदाज में आप एक दूसरे इसके नीचे लिखकर और इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसमें याद रखिएगा कि डेसिमल अपनी जगह चेंज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 एंड 0.3 इज, तो इसका करेक्ट आंसर है 0.06, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल हमेशा राइट साइड से काउंट करते हैं डिजिट्स को, और उसके बाद जो है हम डेसिमल को लिखते हैं। तो यहाँ पे 0.2 यानी कि 0.2 यहाँ पे भी डेसिमल है, और 0.3 ये एक डेसिमल यहाँ पर है, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, एक 2 है और एक 3 डिजिट है। तो 2 डिजिट हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होता है 2 3 6। लेकिन 6 के फ़ौरन बाद जैसा कि ए में लगा हुआ है डेसिमल, हमने अगर ये किया तो गलत होगा, क्योंकि 2 डिजिट हैं, इसलिए हमें 0 अपनी तरफ से लगाकर और उससे पहले हमें डेसिमल लगाना होगा। और इस डेसिमल से पहले भी हमें 0 लाजमी लिखना है, इस चीज़ के लिए कि ये रूल है कि इसके पहले अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो वो कन्फ्यूज़न होती है कि शायद यहाँ पे कोई लिखना भूल गया है, तो इसलिए डेसिमल से पहले 0 लिखना बेहतर है। ओके जी, इसके बाद है डिवाइड 0.9 बाय 0.3, द कोशेंट इज, यानी कि 0.9 को हम अगर डिवाइड करते हैं 0.3 से तो आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, क्योंकि 0.9 ऊपर लिखेंगे और नीचे हम 0.3 लिखेंगे तो एक एक चूँकि डेसिमल प्लेस है तो ये डेसिमल एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद बचेगा सिर्फ 9 और नीचे बचेगा 3। ठीक है, तो 3 से जब 9 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 35, Q3H मीन्स, Q3H का क्या मतलब है। अब इसमें एज पर नीड है,
3 times in a day और every 8 hourly, और इसके बाद 8 times in a day। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर हमारा है 8 times in a day। इस तरह का सवाल ऊपर भी एक आया था जिसमें Q8H लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें Q3H का मतलब है कि हर 3 घंटे बाद देना है हमें, ठीक है। तो इस ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन है उसमें से कोई जवाब नहीं बनता। 3 मरतबा देने का मतलब है कि 8 times in a day, ये हर 3 घंटे बाद देंगे तो इसका मतलब 8 दफ़ा हम वो डोज देंगे। ओके जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, 4 times in a day इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 times in a day। अब इसमें जो आम जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो जो है वो लफ्ज़ों को देता है कि भाई 4 times in a day, तो वो क्या करता है कि आमतौर पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 4 वाला, इसको या FTD सेकंड वाला इसको चॉइस करने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। और QI4 भी गलत है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं QID। ये बहुत कॉमन एब्रीवेशन है, ये कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज। तो ये डेफिनेशन दी हुई है सीधी सीधी, ये डेफिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इस तरह हमारा करेक्ट आंसर हो गया प्रॉपर। लेकिन अब इसमें साथ में आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि इसके साथ आप इसको भी सॉल्व कर लें कि इम्प्रॉपर के लिए ऊपर क्या होना था। तो इम्प्रॉपर अगर यहाँ पर हमारा आंसर होता तो ऊपर न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर बनता है। 38, अनदर नेम फॉर रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज। अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या कहलाता है? तो उसका आंसर कहलाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ए जो ऑप्शन है ये भी साथ साथ हम कर लेते हैं कि सम किसको कहेंगे। तो सम जो है वो रिजल्ट होता है एडिशन का, यानी जैसे कि 2 और 2 अगर हम ऐड करें तो 4 होता है, तो 4 इज सम ऑफ 2 एंड 2। इसी तरीके से अगर 4 में से 2 हम माइनस करें तो 2 बाकी बचते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अनदर नेम फॉर द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज, तो अगर ये जुमला लिखा होता तो आपका बन जाता है रिमाइंडर, ठीक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि अनदर नेम फॉर क्वोशिएंट इज आंसर, तो वो आंसर भी था और क्वोशिएंट था। क्वोशिएंट जो है वो रिजल्ट होता है डिवीजन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इफ वी मल्टीप्लाई 0.0234 बाय 10,000 देन द प्रोडक्ट विल बी, तो हमारा आंसर होगा 234। क्यों ये आंसर होगा? मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती है जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और जितने ज़ीरो हों उतने ज़ीरो के बाद जो है डेसिमल शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पर। तो चूंकि यहाँ पे आखिरी जो वैल्यू है 4 हम काउंट करें 0, 2 और 3, तो ये 4 वैल्यू बन गई, इसके बाद जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 234। इससे पहले 0, 0 नहीं लिखा जाता, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 है, यूनिट फॉर ड्रॉप फैक्टर इज। सोचें आप इसका जवाब। जी हाँ, इसका जवाब है GTT पर मिलीलीटर के, या इसको अगर दूसरा भी इसमें हो सकता था कि ड्रॉप्स पर मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर में कितने ड्रॉप्स आते हैं, इसे हम कहते हैं ड्रॉप फैक्टर। तो अब कोई मुझे बताए कि कमेंट्स में कि GTT पर मिनट जो है वो किस का यूनिट है। सोच लिया होगा। जी हाँ, ये यूनिट है फ्लो रेट का, यानी जो हम ड्रिप की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई कितने ड्रॉप्स पर मिनट चलनी चाहिए, तो ये जो है फ्लो रेट का यूनिट होता है जो ए में दिया गया है। लेकिन इस सवाल का जो आंसर है वो बनता है हमारा B, GTT पर मिलीलीटर। तो ये हमने कुछ पेपर सॉल्व किया। इसके बाद अब मैं सेकंड वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम राउंडिंग ऑफ और इसके अलावा जनरली आपको जो है पेपर में किस चीज़ पे फोकस करना है उसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस पर भी आप उस वीडियो को भी आप लाजमी देखिएगा ताकि आपका जो है वो आपको पेपर में सहूलत हो जाए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।